हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। सॉल्यूशन अड्डा का ये आज पहला क्लास है और हिस्ट्री की पहली क्लास है सभी साथियों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो चैनल है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो किसी भी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एसएससी हो या रेलवे हो, रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप किसी टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, किसी टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये उपयोगी क्लास होने वाली है। सभी साथी बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। आपके सामने एक पहला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की उन्नत योजना उनके विकसित शहरी जीवन को दर्शाता है। द एडवांस टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स अ डेवलप अर्बन लाइफ। जल निकासी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? वॉट वॉज द मेन पर्पज ऑफ ड्रेनेज सिस्टम? देखिए, सबसे पहले तो जब आप बात करते हैं किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर सभ्यता की था। नगरीय सभ्यता के नाम से भी यह जाना जाता है। नगरीय सभ्यता का मतलब शहरी व्यवस्था से लैस यह सभ्यता थी। इस सभ्यता के और भी कई नाम थे, जैसे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता, इसी का नाम सरस्वती सभ्यता, इसी का नाम आप सभी जरूर सुने होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी है, कांस्य युगीन सभ्यता। इसी का नाम आप भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन के नाम से भी यह जाना जाता है, इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये भारतीय सभ्यता की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से चीज़ों को जाना जा रहा है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता में क्या क्या, सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए नगर में क्या क्या चीज़ें होती। सड़कें अच्छी होती हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी अच्छी होती हैं। देखिए, सारी जो सड़कें हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। यहाँ पर आप देखिए 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, हर जगह जो सड़कें हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। देखिए, तो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं और सड़कें सीधी और चौड़ी होती थी। यहाँ पर मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब जो अभी हमने आपसे कहा कि 90 डिग्री पर यह एक दूसरे को काटती थी। 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। नगरों नगरों की जो योजना थी ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। यानी ग्रिड पैटर्न मतलब एक व्यवस्थित यह सभ्यता थी। इससे यातायात और आवागमन सुचारू रूप से होता था। कहा जाता है कि नगर दो भागों में विभाजित हुआ करता था, एक ऊंचा भाग और एक निचला भाग। ऊंचे वाले भाग पर कौन रहते थे? व्यापारी रहते थे, पैसे वाले लोग। निचले वाले भाग में कौन? कर्मचारी लोग, श्रमिक लोग रहते थे। वैसे कहा जाता है कि ये जो नगर विन्यास है, इस नगर में रहने वाले अधिकतर लोग क्या थे? सभी के सभी व्यापारी थे। ज्यादातर लोग क्या थे? एक प्रकार से व्यापारी हुआ करते थे। ऊंचे भाग में सार्वजनिक भवन होते थे, निचले भाग में आम लोगों के मकान होते थे। यह विन्यास सुनियोजित और व्यवस्थित था, ये आप सभी जानते हैं। भवन जो थी ईंटों से बने हुए होते थे, पक्की ईंटों से, और ईंटों का जो आकार है वो कहा जाता है एल आकार में, चाहे इधर से चाहे इधर से, एल आकार में ईंटें हुआ करती थी। लॉकिंग सिस्टम था ईंटों में। ठीक है, ईंटों के आकार की जो मानकीकृत थी वो 1:2:4 के अनुपात में था। घरों में आंगन, कमरे, सीढ़ियाँ और कुएं होते थे। भवन मजबूत होता था और टिकाऊ होता था। ठीक है, उसके बाद जल निकासी व्यवस्था, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये काफ़ी उन्नत किस्म का, मतलब का हाईली, मतलब एजुकेटेड लोग इस तरीके की सभ्यता, इस तरीके की पानी निकासी की व्यवस्था कर सकते थे। ठीक है, घरों से निकलने वाला दूषित जल नालियों से होकर बाहर निकल जाता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी और ढकी हुई होती थी। ये एक बड़ा पॉइंट है कि नालियाँ जो होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की, अब जैसे ये नाली जा रही है तो इसके ऊपर ऐसे क्या ईंट पत्थर रखा हुआ है, या फिर कह लीजिए कि ये ढकी हुई है। ठीक है, ये ढकी हुई है। सफाई के लिए निरीक्षण कृप यानी बनाए जाते थे मेन होल, यानी एक, जैसे आज के टाइम पर आप देखिए जैसे सड़क होता है
सड़क के बीच में कहीं आप एक प्रकार से देखेंगे, ऐसे नाले के ऊपर से अगर कहीं सड़क होता तो वहाँ पर इस तरीके का ढक्कन बना हुआ होता था। उससे क्या होता था, सड़क में अगर कहीं भी नीचे नाली में गंदगी फंस रही तो इसके माध्यम से बीच में से या कहीं से भी सफाई किया जा सके। तो ये व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था। उसके बाद नदियों के किनारे बसे नगर थे, ज़्यादातर नगर थे जो वो नदियों के किनारे थे। नगर मुख्यतः नदियों के किनारे बसे थे, जैसे सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी, घग्गर नदी। नदी के पास होने से जल परिवहन और व्यापार में सुविधा काफ़ी आसान हो गई थी। कृषि के लिए भी ये काफ़ी उपयुक्त हुआ करता था। घरों में कुएं भी देखने को मिलते थे। लगभग हर घर में कुआं होता था। कुएं पक्की ईंटों के गोल छल्लों से की तरह बने होते थे। देखिए, गोल छल्लों के, ये पक्की ईंटों से बने हुए कुएं होते थे। जल प्राप्ति का यह प्रमुख स्रोत होता था। इससे नगरवासियों को स्वच्छ और शुद्ध जल मिलता था। ठीक है, तो ये मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो व्यवस्था थी। अब सिंधु नदी सभ्यता के जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे अगर आप यहाँ से चले, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सब मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में देखा जाए कि दोनों के बीच में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आप बता देंगे धौलावीरा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे बड़ी जो जगह है वह कौन सी है, आप बताएंगे राखीगढ़ी। जो सबसे बड़ा प्लेस है भारत के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेस है वो कौन सा है, राखीगढ़ी। सिंधु घाटी। अब देखिए 3 प्रश्न आप छोटे छोटे। एक, सबसे बड़ी इस सभ्यता का सबसे बड़ा प्लेस है मोहनजोदड़ो, और भारत पाकिस्तान दोनों को मिला करके देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लेस है धौलावीरा। भारत के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेस है वो कौन सा है, राखीगढ़ी है। अब यहाँ पर जैसे देखिए आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, और ये सबसे पूर्वी क्षेत्र है। मतलब चूंकि आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता ये त्रिभुजाकार आकार में थी, तो उसमें सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी पूछ लेता है। पूर्वी तो ये था, अब पश्चिमी जो था वो सुतकांगटोर था। सुतकांगडोर जो सबसे पश्चिमी था, दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान के अंतर्गत ये था। वहीं पर जैसे जो सबसे साउथ में है उसे भगतराव या दायमाबाद कहा जाता है। दैमाबाद सबसे साउथ में पाया जाता है। कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, यह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे यह पाया जाता है। जैसे एक भगतराव है, एक नई खोज के तहत ताप्ती नदी के किनारे कहा जाता है, लेकिन प्रवरा नदी के किनारे जो दायमाबाद है इसको सबसे साउदर्न पोस्ट कहा जाता है। और मांडा, जो यहाँ पर आप ऊपर को देख रहे हैं, मांडा जो है यह सबसे क्या है, पूर्वी, सबसे उत्तरी भाग पर है। यह किस नदी पर है, चिनाब नदी पर मांडा है। क्लियर रखिएगा, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। तो आसपास अगर देखें तो ज़्यादातर आपको कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, जो हिमालय के आसपास की नदियाँ, उन्हीं पर सिंधु नदी आपको मिलेगा, यहाँ पर चिनाब नदी मिलेगा, और भी कई सारी नदियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी साथी को कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ से किसी साथी को किसी प्रकार का कोई अगर डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। किसी साथी को अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए, इसके आगे जो हम बात करने चल रहे देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा के अंदर एक महान स्नानागार पाया गया। महान स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ, ध्यान दीजिएगा, ग्रेट बाथ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में है। प्यारे साथियों, ध्यान से इस बात को समझिएगा। मोहनजोदड़ो में बहुत कुछ पाया गया। जैसे मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से पाए जाने वाले जैसे सूती वस्त्र, यहाँ से आपको सूती वस्त्र का प्रमाण मिला। यहाँ से पुरोहित आवास, ये जो है ये भी आपका कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो से
यह पुरोहित आवास भी आपको मिला। यहीं पर अगर अन्नागार की बात करें, अन्नागार मोहनजोदड़ो से भी मिला, लेकिन यह हड़प्पा से भी मिला, हड़प्पा से भी मिला। देखिए सर्वाधिक अन्नागार जो है वो हड़प्पा से मिला, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार, मतलब सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार कहां पर देखने को मिला? तो आप बता देंगे कि सर सबसे बड़ा अन्नागार जो है वह आपके मोहनजोदड़ो के अंदर मिला। पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बिल्डिंग किस चीज का है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार है जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है। सबसे ज्यादा अन्नागार कहां पर देखने को मिला? तो वो आपके हड़प्पा के अंदर है, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार का बिल्डिंग वह मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार भी है। अच्छा, इस स्नानागार की जो खासियत है ना वो ये है कि इस स्नानागार में लोग नहाते कैसे थे? जब भी कोई उनको होली यानी पवित्र कार्य, आप कह लेंगे जब भी उनको कोई पवित्र कार्य करना होता था, पवित्र कार्य करने के लिए उनको क्या करना होता था, यह हड़प इसमें जाकर के स्नान करते थे। अच्छा, मोहनजोदड़ो में बात करें तो मोहनजोदड़ो में घरों से कुएं प्राप्त हुए हैं, घरों से कुएं कुएं प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो से अगर देखा जाए तो पशुपति शिव, यहीं से आपको पशुपति शिव का भी प्रमाण मिला है, पशुपति शिव का भी प्रमाण मिला है। यहीं से सभागार, यानी लोग सभा में जो बैठते थे, सभागार, ठीक है, ये पशुपति शिव के साथ साथ यहाँ से कांसे की नर्तकी, यहाँ से कांसे की नर्तकी, और यहाँ से तांबे का बहुत सारा ढेर मिला है। ठीक है, आपको बता दिया मैंने सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार। ठीक है, अच्छा, जब हम आगे चलते हैं, जैसे हम यहाँ पीछे डिस्कस कर रहे थे, जैसे तो हड़प्पा की जब बात किए, ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पा की जब बात करते हैं तो हड़प्पा वॉज द फर्स्ट प्लेस। एक प्रश्न बनता है कि भाई आखिर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? जैसे यहाँ पर हमने पीछे देखा ना कि हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, जब सिंधु नदी के किनारे ज़्यादातर चीज़ें मिली, तो वाई द नेम वॉज हड़प्पा सिविलाइजेशन, वाई इट इज़ नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन? यू विल से सर हड़प्पा वॉज द फर्स्ट प्लेस, एक्चुअली हड़प्पा क्या था, पहला स्थान था, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए सिंधु नदी के बाद, सिंधु नदी के क्षेत्र में कुछ अब जो नए क्षेत्र जो मिलने वाले थे वो कम होने लगे, ज़्यादातर क्षेत्र अब सरस्वती सभ्यता, सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी का वर्तमान नाम जो है वह क्या है, ये जो आप देख रहे हैं घग्घर, सरस्वती नदी का वर्तमान नाम घग्घर नदी, तो इसको सरस्वती या घग्घर सभ्यता के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर आपको सरस्वती नदी के किनारे जगह देखने को मिले। अब जैसे पूछ लिया जाए कि भैया कांस्य युगीन सभ्यता इसका नाम क्यों है? कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए नाम है क्योंकि कांसे की मूर्ति, कांसे के बर्तन, कांसे के नृत्य करती हुई युवती का यहाँ पर क्या मिला, आपको प्रमाण मिला। ठीक है, तो इस वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता। और यहाँ पर जो लास्ट लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन, व्हाई इट इज नोन एज ऑल्सो इंडियन सिविलाइजेशन? यू विल से सर इंडियन सिविलाइजेशन इसको इस वजह से कहा जाता है कि एक व्यक्ति हुए जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए माने जाते हैं, जो जिनकी लीडरशिप में जॉन मार्शल, क्या नाम है, जॉन मार्शल ने क्या किया, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को क्या किया बच्चा, खोजने के लिए एक पैनल बनाया। उस पैनल के अंदर सबसे पहले आपको एक व्यक्ति देखने को मिलेंगे जिनका नाम है क्या, एक व्यक्ति हैं आर.डी. मुखर्जी और दूसरे हैं आपके दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा की खोज करी। कौन? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी। वहीं पर राखलदास बनर्जी ने किसका खोज किया, आपके मोहनजोदड़ो का खोज किया। तो ये जो फैक्ट्स हैं अगर आपको पता है तो आप ज़्यादातर चीज़ें समझ रहे हैं। अब देखिए
सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इतनी बातें जो हो सकती थी वो हमने आपसे डिस्कस करी। अब पहला प्रश्न जो है, अब आप बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत विकसित शहरी जीवन को दर्शाती है। इस इनके धार्मिक कार्य से इस बात को पता चलता है। इसमें लिखा है और पूछा क्या जा रहा है, जल निकासी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक कार्य नहीं, स्वच्छता बनाए रखना, सिंचाई नहीं, व्यापार नहीं, मेंटेन सैनिटेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैनिटेशन बनाए रखने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में क्या ये जो पूरा व्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता को बनाए रखने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए इसको इस तरीके से क्या किया गया, जो नालियां हैं। अच्छा, नालियों की खासियत क्या है? नालियां ढकी हुई हैं, ये भी एक प्रश्न बहुत अच्छा है। नालियां ढकी हुई हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी खूबसूरती है। आप देखिए, जो आज अगर दिल्ली देखा जाए, दिल्ली में बारिश होती है तो पूरा दिल्ली पानी पानी हो जाता है, लेकिन कई नेताओं ने इस बात का उदाहरण दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस जमाने में इतनी बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम किए थे कि वहां पर पानी कभी शहरों में रुकता नहीं था, लेकिन दिल्ली में पानी आज भी रुक जाता है। तो इसको लेकर के आप काफ़ी समझदारी से चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था इनका शहरी व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न है साथी, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में लचीली थी, बाद में कठोर हो गई। देखिए, पहली बात तो जैसे हम पीछे सिंधु घाटी सभ्यता की बात की है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का समय जान लीजिए आप। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइमिंग है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइमिंग है वह है लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 2550 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास। ठीक है, कुछ किताबों में 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास। जो सबसे ऑथेंटिक है या 2500, आप इर्द गिर्द करिए 2500 से 1750। और वहीं पर अगर हम जब वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल को दो भागों में देखते हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांट करके देखते हैं। वैदिक काल दो भागों में कैसे बटा है? एक है आपका प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा यहीं पर आपको उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की तरह, मतलब जो टाइमिंग है उसको दो भागों में बांटा गया। इसका जो टोटल टाइमिंग है वह 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से कब तक? 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो कहा जाता है कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक काल, और यहाँ से 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, 1500 से, ठीक है, 1500 से 1000, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक आपका अलग अलग काल देखने को मिलता है। अब देखो, तो यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि वैदिक काल जो है, पहले इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि वैदिक काल का जो प्रारंभिक समय है उसमें जाति व्यवस्था वो कैसी थी? वो नरम, मतलब साधारण थी, बाद में ये कठोर हो गई। देखिए, अगर आपसे बात किया जाए कि पहले जो किसको ब्राह्मण, किसको क्षत्रिय, किसको वैश्य, किसको शूद्र कहा जाता था, उसमें एक तरीका था कि जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ये सपोज करिए कि ये कोई एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के सर को आपने कह दिया कि ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ फिर क्या हो गया? ब्राह्मण का अर्थ तब यहाँ ये हो गया कि जो दिमाग से काम कर रहा, दिमाग से, या फिर शिक्षा किसी को दे रहा, किसी प्रकार का शिक्षा अगर दे रहा है तो वह ब्राह्मण है। उसके बाद जो हाथ का प्रयोग, जो हाथ का, अपने हाथों का प्रयोग कर रहा, उसको आपने क्या कह दिया? उसको आपने क्षत्रिय कह दिया। क्षत्रिय क्यों कह दिया आपने? क्षत्रिय आपने इसलिए कह दिया कि ये जो हाथ है इसका, यह हाथ युद्ध के लिए है, यह हाथ युद्ध के लिए है। अब आप बात को समझिएगा, अब आप बात को समझिएगा। और ये जो पेट है, क्षुधा, क्षुधा के लिए जो काम करता है उसको आपने वैश्य कह दिया,
आपने उसको वैश्य कह दिया, और जो इन सभी का मदद करता है पैरों के पास, उसको आपने क्या कह दिया, शूद्र कह दिया। ये पहले था कि मतलब कोई व्यक्ति एक परिवार में कोई ब्राह्मण भी हो सकता, कोई क्षत्रिय भी हो सकता, कोई वैश्य भी हो सकता, और कोई क्या हो सकता, शूद्र भी हो सकता है। तो एक परिवार में कई लोग हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे 4 भाई हैं तो एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। एक पढ़ाने का काम करता है, एक घर को सुरक्षित करने के लिए काम करता है, एक घर के पेट पालन पोषण के लिए काम करता, और एक इन सब की मदद करता। तो इन सभी को मिलाकर के एक परिवार बनता था पहले। ये कब, ऋग्वैदिक काल में। ये कब था, ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल, जहां पर वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई है, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है। लेकिन यही जब उत्तर वैदिक काल आया तो जो ब्राह्मण का बेटा पैदा हुआ उसे ब्राह्मण कहा जाने लगा, जो क्षत्रिय का बेटा पैदा हुआ उसे क्षत्रिय, जो वैश्य का, जो शूद्र का। तो जो जैसे बाद में पैदा हुआ, जो जैसे बाद में पैदा हुआ उस तरीके से उसका नामकरण किया जाने लगा। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ब्राह्मण जो था, क्षत्रिय जो था, वैश्य जो था, शूद्र जो था, इन सब की खासियत ये हो गई कि अब जो जैसे पैदा हो रहा, उसको उसी तरीके से आपने क्या कर दिया, उसका नामकरण, उसको उसी जाति से बुलाने लगे। ये बाद में जाकर के बड़ा सीरियस हो गया, ये बाद में जाकर के बहुत सीरियस हो गया कि अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन 4 वर्णास हु एक्सप्लेन वैदिक टेक्स्ट एंड परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमनीज। जो वैदिक टेक्स्ट को पढ़ने वाला है, जो धार्मिक कार्य को पढ़ने वाला, करने वाला है, उसको ब्राह्मण कहा गया। जो योद्धा है, जो अच्छे कार्य कर रहा है, अपने घर को चलाने के लिए कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, परिवार को। कॉमन पीपल इंगेज इन ट्रेड, जो साधारण लोग हैं वो व्यापार करेंगे। जो बहुत योद्धा किस्म के नहीं हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सके, वो क्या करेंगे, वह पेट के लिए काम करेंगे। शूद्रा सर्वेंट्स एंड लेबरर्स, दे डिड नॉट टाउन एनी प्रॉपर्टी लैंड। देखिए, इनके लिए कहा गया कि ये जो सब मदद करते थे, ये अर्ली एज, वैदिक एज की बात कर रहे हैं, वैदिक एज में ये चीजें थी, ठीक है, वैदिक एज में ये चीजें थी। फिर बाद में अब देखिए, इनका जो सोसाइटी था, फूड कुक्ड बाय शूद्रास वाज नॉट बैंड, यानी उस टाइम पर जब वैदिक काल था तो शूद्र खाना बनाते थे तो उसको सब खाता था। देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इनर मैरिजेस और चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी किसी प्रकार के व्यवहार, व्यापार या शादी, इन सब एक दूसरे से सब शादी विवाह करते थे। इस दौरान सब एक दूसरे से विवाह करते थे। लेकिन जब लेटर वैदिक एज आया तो यही चीज बदल गया। लेटर वैदिक सोसाइटी वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इन 4 वर्णास सिमिलर टू अर्ली वैदिक एज। जैसे पहले था उसी तरीके का एज यहाँ पर भी देखने को मिला। बाद में क्या हुआ, कल्चर ऑफ सैक्रिफाइस इंक्रीज, सो ब्राह्मण्स एंजॉयड पावर्स एंड प्रिविलेज दैट ऑफ क्षत्रियस। जो विशेषाधिकार था वो क्षत्रियों का हो गया, और ब्राह्मण क्या करते थे, इन सब पर कंट्रोल कर रहे थे, तो इनका अलग रौला था। ये ब्राह्मण यहाँ पर डोमिनेट किए। ब्राह्मण जो उत्तर वैदिक के काल आया उसमें डोमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। दीज प्रिविलेज एंड पावर्स वर नॉट एंजॉयड बाई वैश्य एंड शूद्रा। जो कम, जैसे वैश्य और शूद्र को इस बात से एंटरटेन नहीं किया गया, तो इस वजह से धीरे धीरे वो नाराज होने लगे। फिर न्यू वर्नास लाइक चैरियट मेकर्स, टैनर्स, कारपेंटर्स, स्मिथ, फिशरमैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। बाद में ना जो शूद्रा हैं, शूद्र के और पार्ट बनने लगे, चैरियट मेकर्स, ठीक है, फिर भाई यहीं पर कारपेंटर्स, यहीं पर स्मिथ्स, फिश मछली पकड़ने वाले यानी मल्लाह। मेंबरशिप ऑफ वर्ना बिकम हेरिडेटरी। जब यहाँ पर लेटर वैदिक एज आया ना, तो जो ब्राह्मण का बेटा वो ब्राह्मण हो गया, जो क्षत्रिय का है वो क्षत्रिय हो गया, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र हो गया। तो लाइफ ऑफ शूद्र वॉज मिसरेबल। इनका जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी को अगर था तो वहां पर शूद्र को था। ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड देवर कॉल्ड एज अनटचेबल। मतलब इनकी स्थिति ब्राह्मणों की वजह से ऐसा हो गया कि जो शूद्र थे ना, उनको उनकी परछाई के लिए भी कहा जाता था कि अगर वो इधर से गुजर गया तो वह क्षेत्र क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, ठीक है। तो इसलिए इनको अनटचेबल यानी ये छूने योग्य नहीं है, ऐसा माना गया, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद तो ये जो इनके कार्य हैं, देखिए, व्यक्ति अपने कर्म क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य को चुन सकता था,
कब? जब प्रारंभिक वैदिक एज था। एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के कार्य भी कर सकता था। जो उत्तर वैदिक एज आया, व्यक्ति का वर्ण जन्म से निश्चित हो गया, मैंने बताया अभी आपसे। वर्ण परिवर्तन लगभग असंभव हो गया, मतलब ये कठिन हो गया, ठीक है। ऋग्वेद से कई प्रमाण मिलते हैं इन बातों के। उसके बाद देखो, ब्राह्मण जो था अध्ययन कर सकता, अध्यापन कर सकता, यज्ञ कर सकता, यज्ञ कराना, दान करना, दान देना, ठीक है। शांति, ज्ञान, तप, संयम इसका प्रतीक होता था। क्षत्रिय जो था कर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा, शासन करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना। और वैश्य जो थे वो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, व्यापार, धन और इन सब का लेन देन, ठीक है। और इनकी ईमानदारी हुआ करती थी, उद्यमशीलता होती थी। जो शूद्र थे उन्होंने कहा सेवा करना, शिल्प कार्य करना, श्रम कार्य करना और सेवा भाव, कौशल इनका मुख्य क्या था? मुख्य स्पेस था, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। प्रारंभिक आधार क्या था? अब अगर यहां पर जो प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि वैदिक काल का जो प्रारंभिक आधार था वह क्या था? जन्म था? नहीं, जन्म के आधार पर किसी का जाति यहां निर्धारित नहीं होता था। कर्म के आधार पर होता था, हाँ, ऑक्यूपेशन कर्म के आधार पर होता था, जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। जब वैदिक काल का प्रारंभिक है, ये पूछ रहा है ना, प्रारंभ में लचीली थी, बाद में कठोर हो गई, प्रारंभिक आधार क्या था? तो ये कर्म के आधार पर, क्या? कर्म के आधार पर, ऑक्यूपेशन के आधार पर इनकी जॉब को बताया गया, कर्म के आधार पर इनके जॉब को बताया गया। दैट इज ऑल। ये मैंने आज पहला सेशन आप सभी के लिए सभी साथी जो हमने आपसे कहा कि एसएससी या फिर टीचिंग या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, मैं बहुत प्रश्न नहीं, कम प्रश्न से अधिक चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि मेरी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, नमस्कार। और सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नई चीज़ें, नए कंटेंट के लिए।